गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे पढ़ना चालू करेंगे अपन अपना इनकम टैक्स। बच्चों मेरी बात सुनो, अपन लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोल रखा है इनकम टैक्स मतलब टैक्स किस पर लगेगा, इनकम पर, है ना। और क्या बोला था कि इनकम पे जो टैक्स लगता है उस इनकम को कमाने के कितने तरीके होते हैं, 5। उन 5 तरीकों को हमने नाम दिया है 5 हेड्स, है ना। 5 हेड्स में 4 हेड आपके हो चुके हैं बच्चों, क्योंकि 5 हेड आपके डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स का पोर्शन 60% पोर्शन तो यही कवर करते हैं आप लोगों का, है ना। तो मेरी बात सुनो, 4 हेड हमारे हो गए। ये आखिरी हेड है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है बच्चों, क्लियर। मेरी बात सुनो, 5 तरीके होते हैं कमाने के, 4 हो गए, ये 5वां है। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, मैं 1 मिनट लूंगा आपका। अपन इनकम कौन से टाइम पीरियड की लेते हैं, प्रीवियस ईयर की। कब निकालते हैं, असेसमेंट ईयर में। आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन सा आएगा, 1920। आपका एग्जाम में यही काम है, 1920 की इनकम निकालो जो कि 5 तरीकों से कमाई जाती है। अगर जॉब करने से हो तो सैलरी, जिसका चार्जिंग सेक्शन क्या था, 15, याद आ रहा है। चार्जिंग सेक्शन 15 जिस पे लगेगा उसकी इनकम सैलरी में जाएगी। उसके बाद अपन ने कहा था घर को किराए पे देके जो कमाएगा वो किस में कवर होगा, हाउस प्रॉपर्टी में। उसका चार्जिंग सेक्शन था 22 कि भाई अगर आप मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करो तो फिर मैं आपको इस चार्जिंग सेक्शन में कवर करूंगा। फिर देखो, जॉब से कमाया तो सैलरी, घर को किराए पे देने से कमाया तो हाउस प्रॉपर्टी। और अगर आप डॉक्टर, लॉयर, सीएस हो, आपकी कोई दुकान है, आपका कोई बिजनेस है, तो उस केस में अपन ने कौन सा हेड पढ़ा था, बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, 28 था। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 28 की 10 कंडीशन थी, 10 में से कोई भी कंडीशन आप पर सेटिस्फाई हुई तो आपकी इनकम उसमें जाएगी। चौथा हेड अपन ने कौन सा पढ़ा था, कैपिटल गेन, है ना। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, सेक्शन चार्जिंग सेक्शन 45 में एसेट को बेच के पैसा कमाओ तो कैपिटल गेन। तो बच्चों मेरी बात सुनो, अपन ने एक एग्जांपल लिया था जिसमें अपन ने पढ़ा था अगर भारत में 100 लोग हैं तो 100 में से पहले 90 से 95 लोग और 90 to 95% जो है उनकी इनकम पहले 4 हेड में ही कवर हो जाती है। क्योंकि इंडिया में मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जॉब करना, बिजनेस करना, घर को किराए पे देके कमाना, या फिर एसेट को बेच के पैसे कमाना। ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ तरीके बच गए जो गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं आए, लेकिन गवर्नमेंट को बाद में पता चला कि यार इंडिया में, केवल इंडिया हो या वर्ल्ड हो, कि पैसे कमाने के केवल यही 4 तरीके थोड़ी है, इनके अलावा भी बहुत तरीके हैं। तो इनके अलावा भी जो बहुत तरीके हैं उनको फिर गवर्नमेंट ने कहा कि इनका क्या करें। तो फिर गवर्नमेंट को पता चला कि कौन कौन से तरीके। गवर्नमेंट ने कहा अगर अपन किसी से क्या बोलते हैं, गिफ्ट लेते हैं, तो गिफ्ट तो पहले 4 हेड में आया ही नहीं। गिफ्ट भी एक बहुत बड़ी इनकम होती है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा कोई लॉटरी से पैसे कमा रहा है, किसी के बैंक में पैसे जमा है, उस पर इंटरेस्ट इनकम हो रही है उसे। गवर्नमेंट को पता चला कि इतने सारे तरीके बच गए लेकिन ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन इनकम तो है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये छोटी छोटी इनकम के लिए हेड्स नहीं बनेंगे। तो फिर क्या बोली गवर्नमेंट, जिस इनकम का कोई नहीं होता उसका 5वां हेड होगा। मतलब अगर आप कुछ ऐसे पैसे कमाते हो, कुछ ऐसे तरीके से पैसे कमाते हो जो पहले 4 तरीकों में कवर नहीं है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 5वां हेड है आपका, इसकी लैंग्वेज यही है, इनकम टैक्सेबल इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड। इसका मतलब यह हुआ अगर आपने कुछ ऐसे पैसे कमाए जो पहले 4 हेड के चार्जिंग सेक्शन से बच गए, तो 5वां हेड का चार्जिंग सेक्शन ही यही कहता है जो पहले किसी का ना हुआ वो इसका तो होगा ही होगा। तो इससे साफ पता चलता है कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप जो पैसे कमाओगे वो पैसे कमाना टैक्सेबल होगा ही होगा। वो अलग बात है कि अगर कुछ ऐसे तरीके से कमाए जिसके लिए चार्जिंग सेक्शन बनाए तो वो तो 4 हेड है ही है, और कुछ और तरीका है तो फिर ये हेड लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आगे और सुनो प्लीज। अब आगे कैसे, देखो इसका चार्जिंग सेक्शन है 56, सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन है जो आपको बताएगा कि कौन सी इनकम इसमें आएगी। अब इसमें 2 बातें हैं बच्चों, सामने आप ध्यान दे रहे होगे। सेक्शन 56(1),
सेक्शन 56(2), ये दो चार्जिंग सेक्शन है बच्चों। 56(1) और 2 को आप खुद पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। 1 कहता है इनकम ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इसका मतलब इस कैटेगरी में जो इनकम आएगी वो हमेशा अदर सोर्सेज ही लगेगा। मतलब क्या होगा, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं। आपके एग्जाम में आएगा ये बंदा इस तरीके से पैसे कमा रहा है, हेड बताओ कौन सा लगेगा। तो आप बच्चों सुनो, ये हेड अभी मैंने बोला कब लगता है, जब बाकी हेड नहीं लगते। तो फिर आप पहले बाकी सारे हेड दिमाग में ला रहे होगे, लेकिन इन 5 इनकम के लिए बाकी सारे हेड दिमाग में नहीं लाओगे, क्योंकि इन 5 के लिए तो डेडिकेटेड अदर सोर्सेस ही है। कहने का मतलब गवर्नमेंट कहती है अगर आप इन 5 तरीकों से कमाते हो तो भले ही कितना चिल्लाओ, अरे ये तो हमारा बिजनेस है, ये तो हमारी जॉब है, होगी, लेकिन अगर आपकी इनकम इन 5 नाम में कवर होती है, इन 5 नाम में आती है, तो ऑलवेज क्या कहलाएगी, अदर सोर्सेज की इनकम। ठीक है, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, कैजुअल इनकम, फोरफिटेड ऑफ एडवांस मनी, लास्ट का मीनिंग है गिफ्ट। तो आप इन 5 तरीकों से कमा रहे हो तो सोचो मत सर मेरी इनकम कहां जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, यहीं आएगी। क्लियर हुई एक बात, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 56(2), ये क्या कहता है भाई, ये 1 तो 5 के लिए हुआ, 56(2) की लैंग्वेज जबरदस्त है। इनकम टैक्सेबल इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कुछ ऐसे तरीके से पैसे कमा रहे हो जिसके लिए कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं बना, तो घबराएं मत, उसका तो यही सेक्शन होगा। क्लियर। जैसे अपन ने बिजनेस साइड में पढ़ा था, जिस खर्चे का कोई नहीं होता उसका 37(1) होता है, उसी तरीके से 56(2) कहता है जिस इनकम का कोई हेड नहीं होता उस इनकम का मैं होता हूं। मतलब कुछ भी एक्स, इवन आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आपको 100 रुपीज का नोट मिला, आपने जेब में डाल दिया, वो भी इनकम कहलाती है, लेकिन उसका कोई हेड तो है नहीं। हेड नहीं है तो क्या हुआ, उसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा, 56(2). अब किसी के दिमाग में आए कि सर हमने टैक्स दिया ही नहीं दिया, वो एक अलग बात है, क्यों नहीं देते वो एक अलग बात है, डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल ये याद रखना है, यहाँ ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स है बच्चों, मेन बात जो इनकम कहीं नहीं आई वो इधर आएगी। और 56(1) क्या कहता है, मेरे इधर 5 तरह की इनकम आएगी। क्लियर हुआ। तो शायद जहां तक मैं समझता हूं आपको ये बेस क्लियर हुआ होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5वां हेड उन इनकम्स के लिए बना है जिनके लिए कोई हेड नहीं बना। ऐसी इनकम जो छोटे लेवल पे कुछ लोगों की होती है, तो फिर गवर्नमेंट का हेड मत बना उसके लिए, सॉरी अलग अलग हेड मत बनाओ, एक कॉमन हेड बना दो सबके लिए, ताकि सारी इनकम आ जाए। जिसमें मेन इनकम्स के लिए तो 56(1) बना दिया, और बाकी छोटी मोटी खूब सारी अदर इनकम के लिए 56(2) बना दिया। ठीक है। जो अपना मेन पोर्शन है कि जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट पढ़ने हैं अपन को, वो है ये 56(1). ये 5 तरीके की इनकम है, इसको अपन ढंग से पढ़ेंगे, सबको डिटेल में एक एक करके ढंग से पढ़ना है। तो पहले अपन चालू करते हैं बच्चों डिविडेंड। डिविडेंड जैसे ही आप नाम सुनोगे, बिजनेस साइड में एक डिविडेंड का क्वेश्चन भी था, लेकिन उस वक्त मैंने सोचा आपको अदर सोर्सेज पढ़ाया नहीं है तो यहाँ छेड़ूंगा तो क्लियर नहीं होगा। डिविडेंड आप लोगों ने स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस में पढ़ा है। डिविडेंड मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मतलब है, मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, है ना। मतलब अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे, देन इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। मतलब क्या, सपोज करो, बहुत अच्छे से समझना, एक कंपनी है जो 1 करोड़ रुपए कमाती है, ठीक है। अगर इस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमाए तो पहले 30% टैक्स दिया, 30 लाख रुपए, कितने बचे, 70 लाख रुपए। अब मेरी बात सुनो बच्चों, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड मतलब अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को बांटे, तो फिर गवर्नमेंट कहती है उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है। अब अगर कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमाए, तो लास्ट में बच्चों जब ये 5 हेड खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी पर टैक्स रेट है 30%। तो 1 करोड़ का 30%, 30 लाख रुपए कंपनी ने टैक्स चुकाया।
ठीक है, आपने स्कूल में सुना होगा पीबीटी, पीएटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो डिविडेंड तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है ना। तो ये 70 लाख रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 70 लाख रुपीस की। अब दो बात है, कुछ कंपनीज के दिमाग में होता है कि ये 70 लाख रुपए किसी शेयर होल्डर को नहीं देते, खुद ही रखते हैं, आने वाले टाइम में बहुत बिजनेस स्कोप है, ये पैसे वहां लगाएंगे। सारे शेयर होल्डर, आपने बीओडी एजीएम सुनी होगी, बीओडी और एजीएम में डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये 70 लाख हमें नहीं चाहिए, आप तो कंपनी के और अगर नए नए बिजनेस में पैसे लगाओ, ताकि फर्दर पैसे बढ़ते जाएंगे, बाद में ले लेंगे पैसे। लेकिन कुछ शेयर होल्डर होते हैं, बात का किसको भरोसा है, हमें तो पैसे अभी चाहिए। तो कंपनीज को पता है अगर शेयर होल्डर को खुश नहीं रखा, टाइम टू टाइम पैसे नहीं बांटे, तो शेयर होल्डर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपका शेयर बेच देंगे और किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो फिर कंपनी क्या करती है, इस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, और इस बांटने को क्या बोला जाता है, डिविडेंड। तो अब जो अकाउंट्स में 11th-12th में आपने सुना होगा, ये डिविडेंड कंपनी के लिए खर्चा है या इनकम है, सोचो। खर्चा है या इनकम? देखो, खर्चा मतलब जो जेब से जाए, इनकम मतलब जो जेब में आए। कंपनी की जेब से आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, और जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, खर्चा। खर्चा है कंपनी के लिए। देखो, इनकम में एक चीज कॉमन होती है, एक इंसान के लिए खर्चा होता है तो दूसरे इंसान के लिए इनकम। फीस आप लोगों के लिए खर्चा है तो वो फीस मेरे लिए क्या है, इनकम। तो डिविडेंड कंपनी के लिए खर्चा है, लेकिन शेयर होल्डर के लिए क्या है, इनकम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये फर्स्ट टॉपिक ही है आपके अदर सोर्सेस का। मैं वापस बता दूं, ऐसा मैंने कभी किसी अटेम्प्ट में नहीं देखा कि डिविडेंड का क्वेश्चन ना आया। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, ढंग से समझना। तो अब ये डिविडेंड किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को, जिसके लिए ये क्या है, इनकम। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनो, ये जो डिविडेंड है ये तो 70 लाख की है। अगर रिलायंस होती तो मैं शायद 70 करोड़, 700 करोड़ या 7,000 करोड़ कुछ भी बोल सकता था। और रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं, कम से कम 50 लाख शेयर होल्डर है रिलायंस के। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, इन शेयर होल्डर्स के लिए ये डिविडेंड इनकम है। अब अगर रिलायंस का एक एग्जांपल ले रहा हूं, 50 लाख शेयर होल्डर का गवर्नमेंट वेट करेगी कि ये टैक्स लोग देंगे। टैक्स किस पे लगता है, इनकम पर। डिविडेंड इनकम है शेयर होल्डर की। अब गवर्नमेंट वेट कर रही है इन 50 लाख शेयर होल्डरों का कि ये अगले साल तक टैक्स लाएंगे। और गवर्नमेंट को भी पता है इंडिया के अंदर जो रिवाज है, क्लियर तो नहीं बोलती, आउट ऑफ 50 लाख 48 लाख शेयर होल्डर तो टैक्स खा जाएंगे। अब इनको नोटिस देते रहो, इनसे पीछे पड़े रहो, एक अलग मैटर है, बाकी ये नहीं देने वाले। मेरी बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, क्योंकि देखो अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था डिविडेंड, ये तो अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू था, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू अब आ रहा है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, इस डिविडेंड पे टैक्स लेने के लिए इन 50 लाख लोगों के पीछे घूमने से अच्छा है एक ऐसा तरीका निकालो, जैसे वो वाली बात है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे वाली, कि कम टैक्स पहले ही आ जाए और इन 50 लाख लोगों के पीछे घूमना भी ना पड़े। तो गवर्नमेंट ने क्या ट्रिक निकाली, गवर्नमेंट ने इन कंपनी को बुलाया और बोला आपके पास प्रॉफिट कितना है, कंपनी ने कहा 70 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बोला जब ये 70 लाख रुपए डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को दोगे तो उस पर हम लोग एक टैक्स लेंगे जिसका नाम है DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बच्चों इनकम टैक्स का ही एक नाम है। ठीक है, मतलब ये जो टैक्स दे रहे हो वो आप इनकम टैक्स ही दे रहे हो, ये इनकम टैक्स ही कहलाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका अलग नाम दे रखा है। डिविडेंड पे लगने वाला जो इनकम टैक्स होता है उसका नाम क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसका मतलब जब कंपनी ये 70 लाख रुपए शेयर होल्डर को बांटने जाएगी तो गवर्नमेंट कहती है पहले इस 70 लाख पर ये डिविडेंड टैक्स भरो। ये 20% 20.357647 होता है। ठीक है, अप्रॉक्स एक बार समझने के लिए अपन 20% मानते हैं। तो क्या करेगी कंपनी, इस 70 लाख रुपए में पहले 20% 14 लाख रुपीस टैक्स भरेगी, जिसका नाम क्या होगा, DDT। कंपनी के पास तो 70 है ना, कंपनी कहती है कि आपको चाहिए, अपन सब लोगों ने कहा हमें चाहिए,
तो 70 लाख का 20%, 14 लाख रुपए तक चुकाएगी टैक्स, और बचे हुए 56 लाख रुपए आप लोगों को डिविडेंड बांट देगी। समझ में आया? इससे गवर्नमेंट ने क्या ट्रिक खेली बच्चों? लगभग एवरेज 15 से 20% ही टैक्स आना था, जो अगले साल टैक्स आता, और 50 लाख में से 48 लाख तो खा ही जाते हैं, पूरे के पूरे टैक्स गवर्नमेंट के पास आ गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर 14 लाख टैक्स आया, बचा कितना? 56 लाख। अब ये 56 लाख अपन सबको बच जाएगा, जिसकी जो शेयर होल्डिंग है उस हिसाब से। तो अब एक और पॉइंट बनता है, आपके दिमाग में शायद डाउट भी आएगा कि सर अब ये 56 लाख रुपए अब अपने को बटेंगे। कहने का मतलब जहां हमें 100 रुपए मिलने चाहिए थे, 20% काट के कितने मिलेंगे? 80 रुपए। तो इनकम अभी भी तो 80 रुपए है ही ना सर, फिर टैक्स दें? नहीं, यहां पर आगे चल के मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि अगर एक बार डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग गया, उसके बाद जो पैसे शेयर होल्डर को बांटे हैं, उस डिविडेंड को गवर्नमेंट इस सेक्शन की मदद से क्या करेगी? एग्जेम्प्ट। अगर किसी बच्चे को जानना है कौन कौन सी इनकम भारत में है जिस पर टैक्स नहीं लगता, तो लास्ट में अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 10, एग्जेम्पशन चैप्टर है। सेक्शन 10 में भारत में सारी जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जिन पे टैक्स नहीं लगता, उसकी लिस्ट दे रखी है। उसमें से एक नाम है डिविडेंड। ठीक है, और अब आपको शायद बेस क्लियर होना चाहिए कि भाई डिविडेंड कल कोई पूछे एग्जेम्प्ट क्यों किया इनकम होने के बावजूद? अरे एग्जेम्प्ट नाम का एग्जेम्प्ट है। ऑलरेडी गवर्नमेंट आपसे मोटा खासा 20% टैक्स ले चुके। 20% लेने के बाद गवर्नमेंट कहती है अब छोड़ दो इनको, अब जो डिविडेंड है वो क्या कर दो? एग्जेम्प्ट कर दो। क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब हर शेयर होल्डर को पता है अगर हम हमारी कंपनी से जिद करेंगे कि हमें डिविडेंड चाहिए, तो वो डिविडेंड 20% टैक्स के बाद आएगा। नुकसान किसको हुआ? कंपनी को नहीं, आपको हुआ। जहां 100 रुपए आने थे, वहां पर कितने आएंगे? 80 रुपए, क्योंकि कंपनी की तो लिमिटेशन है ना, 70 लाख की कमाई है, तो 70 लाख ही दे सकती है। अब आपके जेब में जहां 70 आने थे, वहां 56 आएंगे और 14 लाख गवर्नमेंट के पास आएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है? जो भी बचा कुचा आपके पास आया, वो कम से कम क्या होगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्लियर? ये कहानी यही खत्म नहीं होती बच्चों, पूरी स्टोरी इस डिविडेंड की ऐसी है। गवर्नमेंट ने जब ये डिविडेंड का सारा कंसेप्ट बनाया, ये डीडीटी बनाया, तब गवर्नमेंट ने कहा कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। पहले मैं इस लाइन पे ही आके खत्म हो रहा हूं, क्योंकि लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन सुनना। सीए फाइनल का मेरे को अच्छे से क्वेश्चन याद है, और इतने बड़े बच्चों ने भी इतने आगे पढ़ने के बावजूद भी एक पॉइंट ध्यान में नहीं दिया। पॉइंट इतना सिंपल था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और सॉल्यूशन शायद 1 मिनट का भी नहीं। क्वेश्चन क्या था वो सुनना मेरी बात। क्वेश्चन था कि एक कंपनी है, कंपनी का टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपीस, और क्वेश्चन में किया गया था कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 1 करोड़ 30 लाख to their shareholders during the year 1920. Determine the amount of DDT. क्वेश्चन में था एक कंपनी है जिसका एक्यूमुलेटेड सब समझते होंगे, इकट्ठा आज तक का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है, और कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर को 1 करोड़ 30 लाख रुपए बांट दिए हैं 19-20 में। डिटरमाइन डीडीटी, केवल क्या पूछा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बताओ, और रेट सबको पता थी 20%, पॉइंट रहने देते हैं 20%। ठीक है, अब सुनो, अब आप लोग आंसर बताओ। जो फाइनल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो मैंने आपसे बहुत इजी वे में लिखा है। कंपनी के पास प्रॉफिट है 1 करोड़, 19-20 में डिस्ट्रीब्यूट किया 1 करोड़ 30 लाख, और डिविडेंड की रेट है 20%। क्वेश्चन में पूछा गया डिटरमाइन डीडीटी। अब डीडीटी पूछा गया तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, ये 20% किसका लो? किसका लेना चाहिए? कई बच्चों ने गलती करी और लिखा कि भाई डिविडेंड तो जो बांटा वो होता है,
और बाटा 1,30,00,000, 1,30,00,000 का 20। वहां सोच सही है, लेकिन लाइन क्या है डिविडेंड की? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया? बाटा जाए वो डिविडेंड होगा, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा थोड़ी होगा। इसका मतलब माना 1,30,00,000 रुपए दिए, हर देना ही डिविडेंड नहीं होता, वो देना अप टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही डिविडेंड कहलाता है। तो एग्जाम में करना कुछ नहीं था, 1 करोड़ का 20% लेना था। क्लियर? 1,30,00,000 का जिसने लिया, अब समझ गए होगे गलती करी, क्योंकि लैंग्वेज सबसे बड़ी है। लैंग्वेज यही है, प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड नहीं हो सकता। डिविडेंड ही मतलब प्रॉफिट जो बांटा, जो प्रॉफिट ही नहीं है वो डिविडेंड होगा भी नहीं। तो अब ये खत्म हुई बात। तो डिविडेंड क्या है? जो प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांटा बाय वे ऑफ कैश और बैंक, सबके अकाउंट में जमा करा देना, ऑनलाइन जमा करा देना, इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। और उस डिविडेंड पे क्या लगेगा? DDT। क्लियर? ये तो यहां तक समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सारे शेयर होल्डर्स ने कंपनी को बोला कि यूं ही इतनी कम कमाई हो रही है, डिविडेंड तो चाहिए। अगर आपसे डिविडेंड नहीं लेंगे तो हम लोग, हमारे घर पे घर कैसे चलेगा? तो कंपनी ने भी बोला ठीक है, आप लोगों का पैसा है, आपको चाहिए तो ले जाओ, लेकिन 20% टैक्स लगेगा। अब बात बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत ढंग से समझना, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाऊंगा ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं आएगा डिविडेंड पढ़ने का। सारी कंपनीज में शेयर होल्डर्स कंपनी से नाराज थे या आपस में बात चल रही थी, हमें पैसे भी चाहिए, हमें ये प्रॉफिट भी चाहिए, लेकिन 20% टैक्स भी नहीं देना। तो कंपनी भी फंस गई। कंपनी ने बोला तुम्हें पैसे भी चाहिए, देने को रेडी है, लेकिन टैक्स भी ना लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमें साफ इंस्ट्रक्शन दी है कि पैसे बांटोगे तो DDT लाओ। तो अब कंपनी ने वापस, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CAs वगैरह होते हैं, CA वगैरह सब होते हैं, उन लोगों को बोला गया कि ऐसा तरीका निकालो कि शेयर होल्डर्स के पास पैसे भी आ जाए और DDT भी ना लगे। तो उन लोगों ने क्या किया? इस लैंग्वेज को वापस पढ़ा। लैंग्वेज में था कि DDT कब लगेगा? डिविडेंड पर। और डिविडेंड क्या? जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलता है बाय वे ऑफ कैश और बैंक। तो सारे CA वगैरह जो भी इनके एडवाइजर थे, उन लोगों ने बोला कि डिविडेंड तो तभी कहलाएगा जब शेयर होल्डर को कैश या बैंक की फॉर्म में दो, तभी क्या लगेगा? DDT। तो क्यों ना अपन ऐसा तरीका निकाले कि वो पैसा शेयर होल्डर के पास भी आ जाए और ना वो कैश की फॉर्म में कहलाए ना बैंक की फॉर्म में। तो कंपनी ने बताया, बताओ ऐसे तरीके कौन कौन से होते हैं जिन तरीकों से कैश और बैंक में कवर भी नहीं होंगे और शेयर होल्डर भी खुश। तो सबसे पहले ये CA वगैरह ने बोला, एक काम करो, एसेट्स दे दो। एसेट के अंदर कंपनी को क्या करेगी? कुछ लिमिटेड शेयर होल्डर होंगे, किसी को गोल्ड दे देगी, किसी को कार्ड दे देगी, बड़ा शेयर होल्डर होगा तो किसी को बिल्डिंग दे देगी, नहीं तो अपना स्टॉक है, मान लो कोई कंपनी है, व्हीकल कंपनी है, तो सारे शेयर होल्डर को कार्ड दे दी। कोई 2 व्हीलर कंपनी है तो सबको 2 व्हीलर दे दिया। इस तरीके से कैश और बैंक की फॉर्म में हुआ नहीं, शेयर होल्डर भी खुश हो गए, पैसा आ गया, और पैसा आ गया तो डिविडेंड तो कहलाया, लेकिन डिविडेंड नहीं कहलाया क्योंकि कैश और बैंक की फॉर्म के अलावा है। तो DDT से बच गए। तो ये तरीका बहुत बढ़िया लगा। और तरीका और भी सोचा, शेयर्स दे दो। कैश और बैंक में मना किया ना, शेयर्स दे दो। और तरीका निकाला, डिबेंचर्स दे दो। ठीक है, डिबेंचर्स देना, बॉन्ड्स देना, शेयर्स देना, एसेट देना, और भी तरीका है, लोन दे दो। ठीक है, बाद में वसूलना ही मत। समझ में आया? बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपका लोन दिखता रहेगा। अभी ये एक बार कोई जना पूछता है, सर लोन तो लायबिलिटी में आता है। लोन लेते हैं तो लायबिलिटी में आता है, देते हैं तो एसेट में ही आएगा, है ना? तो लोन दे दो, डिबेंचर दे दो, शेयर्स दे दो। ये और 1-2 तरीके और हैं, आपको मैं बताऊंगा। इन सारे तरीकों को क्या बोलते हैं, इनके एडवाइजर्स ने कंपनी को बोला, ये तरीका अपनाओगे तो कैश और बैंक की फॉर्म में कवर नहीं होगा, डिविडेंड नहीं कहलाएगा, शेयर होल्डर भी खुश, और अपन इस 20% से बच गए। तो कंपनीज इसी तरीके से देना चालू हो गई, दबा के शेयर्स जा रहे हैं, डिबेंचर जा रहे हैं। और गवर्नमेंट को बाद में पता चला कि अरे लोगों ने तो ऐसे ऐसे तरीके अपना रखे हैं। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कहा टैक्स तो नहीं छोड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये लाइन अब अपन पढ़ेंगे।
गवर्नमेंट ने कहा कैश या बैंक की फॉर्म में देना तो डायरेक्टली डिविडेंड होता है, लेकिन जिन लोगों ने ये चालाकी की है डीडीटी से बचने के लिए, उनको क्या बोला, एनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड अंडर सेक्शन 222A टू 222E, मतलब 222A एक सेक्शन है, फिर B, C, D, E 5 सेक्शन है। अगर आप कैश या बैंक से बच गए तो अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनमें से एक भी सेक्शन में कवर हो गया तो आप फंस जाओगे। अब वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड मतलब माना गया, और मान लिया तो फिर वापस क्या लग जाएगा, डीडीटी। ठीक है, और आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। ये जो तरीके गवर्नमेंट को पता चले, इन सारे तरीकों को गवर्नमेंट ने इन सेक्शंस में कवर कर दिया और बोला अगर आप इन सेक्शन में कवर हो गए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, डिविडेंड, और डिविडेंड कहलाएगा तो क्या लगेगा, डीडीटी। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि ए में, बी में, सी में, डी में एंड ई में क्या आता है। वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ रहे हैं। इस इनकम में वो इनकम आती है जो पहले 4 में कवर नहीं होती। 1 में वो इनकम आएगी, 5 तरह की इनकम आएगी, फिक्स है, और ये पांचों इनकम हमेशा ही अदर सोर्सेस में ही आती हैं, इनका नाम रट के जाना है। और 56(2) में वो इनकम आएगी जो पहले 4 में कवर नहीं होती। तो पहले अपन ने डिविडेंड पढ़ा, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन A to E और रेट वगैरह कितनी पड़ती है, ट्रीटमेंट क्या होता है, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।